हे गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट। सो गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे 2011 का सीयूसीटी पेपर एंड आज हमारा पार्ट 1 जहां पर हम फर्स्ट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2010 से पहले 2010 तक आपका 60 क्वेश्चंस का पेपर आ रहा था, ओके। लेकिन 2010 के बाद 2011 से आपका 100 क्वेश्चन का पेपर आया, जहां पर फर्स्ट 25 क्वेश्चन जो था वो आपका एप्टीट्यूड रहा था, मतलब कि एप्टीट्यूड कंटेन कर रहा था, जनरल इंग्लिश क्वेश्चंस, जनरल एप्टीट्यूड। देन जो सेकंड 75 क्वेश्चंस मतलब कि होते हैं वो आपका केमिस्ट्री का होता है। तो जो 75 क्वेश्चंस को हम 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे, 25 25 25 करके। तो आज हम पार्ट 1 में फर्स्ट 25 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइस चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि 25 तो आपका जनरल एप्टीट्यूड था, तो यहां से आप ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 आपको ये पूछ रहा है कि सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज कंटेन्स द मेटल आयंस। जो सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज होता है, जो आप बायो इनऑर्गेनिक की जो टॉपिक चैप्टर्स में आप जो वेरियस एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हो, तो उस एंजाइम से ये भी एक एंजाइम्स होता है, राइट। ये भी आपका एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट रहता है। तो ये सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज जो है वो कौन से मेटल आयंस को कंटेन करता है, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तभी हमें कुछ पता लग सकता है। ये गाइस आपका है सुपरऑक्साइड, ठीक है, ये आपका सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज का स्ट्रक्चर है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, यहां पर एक साइड में देखिए आपका जिंक लगा है, तो दूसरे साइड में आपका एक कॉपर लगा है। तो आप कह सकते हो कि आपका जो सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज है वहां पर जिंक मेटल प्रेजेंट है एंड कॉपर मेटल प्रेजेंट है, एंड दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट +2, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में आपके दोनों के दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज स्ट्रक्चर, तो इसके हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज कॉपर एंड जिंक एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स 2 and 2। तो ये तो हो गया क्वेश्चन का आंसर। लेकिन हम चलते हैं सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज के बारे में और भी कुछ मतलब कि इंफॉर्मेटिव डाटा हम जान लेते हैं, क्योंकि अगर सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज के बारे में एग्जामिनर ने पूछा है 2011 की ये पेपर में, हो सकता है कि आगे आने वाले मतलब पेपर्स में सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए इसके रिलेटेड और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो हम याद कर सकते हैं। देखिए और क्या क्या पॉइंट, और एक पॉइंट आप ये याद रख सकते हो दैट कि आपका जो कॉपर के अराउंड सराउंडिंग में, जो कॉपर जो मेटल है उसके सराउंडिंग में, देखो आप अगर स्ट्रक्चर को डिटरमिन करोगे, स्ट्रक्चर को अगर आप स्टडी करोगे, तो आपको लगेगा कि जो कॉपर के सराउंडिंग में, कॉपर 2+ जो मेटल के सराउंडिंग में आपका स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ओके। स्क्वायर प्लेनर का ज्योमेट्री आपका स्क्वायर प्लेनर अराउंड योर कॉपर मेटल। अगर आप डिस्कशन करोगे यहाँ पर जिंक के अराउंडिंग में क्या ज्योमेट्री, क्या एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, आप देख सकते हो कि 1 2 3 एंड ये टेट्राहेड्रल, यहाँ पर एक फोर्थ टेट्राहेड्रल आपका जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपका ये सराउंडिंग में प्रेजेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपर के सराउंडिंग में स्क्वायर प्लेनर, जिंक के सराउंडिंग में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। एंड सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज का फंक्शन क्या होता है गाइस, देखिए इसका फंक्शन जो होता है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करता है, रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है। देखिए सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज करता क्या है, फर्स्ट ऑक्सीजन को ये कन्वर्ट करता है सुपरऑक्साइड में, ठीक है, इसलिए इसका नाम है सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज, मतलब कि ऑक्सीजन को ये सुपरऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, देन सुपरऑक्साइड से ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो ये 2 स्टेप्स ये सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज आपका करने में हेल्प करता है, एंड यही आपका इसका फंक्शन है, ठीक है। एंड और भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर याद रख सकते हो दैट ये जो सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज का जो रिंग है, ये रिंग जो है, इस रिंग को आप क्या कहते हो गाइज, तो गाइज जो रिंग होता है, रिंग का नेम होता है इमिडाजोल रिंग, ठीक है, इमिडाजोल रिंग। ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ओके। रिंग जो प्रेजेंट रहता है सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज में, और इसको सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज को शॉर्ट फॉर्म में SOD लिख दिया जाता है, ठीक है। एंड SOD में आपका जो रिंग है वो इमिडाजोल रिंग है। एंड यहाँ पर और भी एक क्वेश्चन आ सकता है दैट इज एक्टिव साइट के बारे में। आपको पूछ सकता है कि आपका जो सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज है उसका एक्टिव साइट कौन सा है, जिंक का साइट एक्टिव साइट है या कॉपर का। यहाँ पर जो कॉपर का साइड होता है, कॉपर का, वो आपका एक्टिव साइड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो ये कुछ थे आपके इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू योर सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज, ओके। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। FBF बॉन्ड एंगल इन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड,
तो जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में आपका FbF बॉन्ड एंगल कितना होता है। अगर हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के स्ट्रक्चर को देखें, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मतलब कि आपका BF3, एंड आपको भली बात ही पता है कि जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ओके, वो ट्राइगोनल इस तरीके से आपका ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अभी ये रहता है आपका बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अभी आपको क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो FbF मतलब कि ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है या ये जो बॉन्ड एंगल है, ये कितने का है। तो आपको पता है कि जो ये BF3 है, अगर आपको बोरॉन सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए एंड आप काउंट करोगे तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp2, एंड sp2 जब आपका हाइब्रिडाइजेशन आता है तो वहां पर बॉन्ड एंगल आपका आ जाता है 120 डिग्री, क्योंकि जब आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है तो आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो प्लेनर आ जाता है। क्या आ जाता है गाइज, आपका प्लेनर मतलब कि ट्राइगोनल प्लेनर, एंड जब प्लेनर आता है तो बॉन्ड एंगल आपका रहता है 120 डिग्री। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हियर आंसर विल बी सी, ऑप्शन नंबर सी 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, SiCl4 ओके सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्लस वाटर गिव्स राइज टू X प्लस HCl, व्हाट इज X। तो क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है कि जब आपका SiCl4 का रिएक्शन होगा वाटर के साथ तब आपको X के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। तो आपका X यहाँ पर क्या हो सकता है, SiH4, SiClO4 का होल 4, H4SiO4, SiOOH का होल 2। तो क्या हो सकता है, देखिए गाइस इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए इसका एक जनरल रिएक्शंस होता है, ओके काफी इंपोर्टेंट, आप इसको याद रखना होगा, दैट इज सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट विथ वाटर। तो जब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ वाटर का रिएक्शन होता है तो कुछ ये जनरल रिएक्शन आपका रहता है, मतलब कि SiCl4 के साथ 2+N वाटर का अगर रिएक्शन होगा तो SiO2.N वाटर प्लस 4HCl का रिएक्शन होगा। ठीक है, अभी मान लीजिए कि जब अगर हम n की वैल्यू को 0 पुट करें, अगर हम n की वैल्यू को 0 रखें, मतलब कि SiCl4 प्लस 2 प्लस 0 दैट इज 2 वाटर, जब हम SiCl4 के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, SiO2.2 वाटर प्लस 4HCl मिलेगा। अगर हम इस फॉर्मूले को कंबाइंड करके लिख दें, अगर हम इस मॉलिक्यूल को कंबाइंड करके लिख दें ये फॉर्मूले को, तो आपका कुछ ये बन जाएगा, दैट इज SiO4H4 ओके H4 SiO4। तो ये आपका गाइज मिल रहा है। तो इस तरीके से मतलब कि कुछ नहीं, ये तो नहीं मिलता है आपका यहाँ पर क्या मिल जाता है, आपका यहाँ पर SiO2 मिल जाता है आपका। जब आपका SiCl4 के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप, जब आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिएक्ट करते हैं तो आपको SiO2 मिलता है। जब आप 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को रिएक्ट करते हो तो आपका H2SiO3 मिलता है, एंड जब आप 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को रिएक्ट करते हो तो आपको H4SiO4 मिलता है। एंड ये आपका जनरल रिएक्शन से, ये जनरल रिएक्शन को फॉलो करते हुए भी अगर आपको ये याद ना हो तब भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो आप मेनली इन तीनों में से ही क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर या 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर या फिर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो अब देखिए जब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ एडिशन करा जा रहा है SiCl4 को तो आपको मिल रहा है H4SiO4। जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ ऐड किया जा रहा है तो SiO2, जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ ऐड किया जा रहा है तो H2SiO3। अभी अगर आप देखोगे इन चारों ऑप्शन में ओनली यही जो ऑप्शन है वो हमारे जो लिस्ट में था H4SiO4, एंड बाकी जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली कट हो जा रहे हैं, वो डायरेक्टली कट हो जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर जो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का एडिशन हुआ है एंड उसके बाद ही आपका ये H4SiO4 प्रोड्यूस हुआ है, मतलब कि इस वाला रिएक्शन को वहां पर पूछा गया है। तो लेकिन इस वजह से वहां पर कंफ्यूज ना करने के लिए SiO2 या H2SiO3 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, मतलब कि कभी क्वेश्चन आकर SiO2 को भी ऑप्शन में डाला जा सकता है एंड H2SiO3 को भी ऑल्सो बना के क्वेश्चन आपका किया जा सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये आपका क्लियर हुआ होगा। देन हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29, द बेसिसिटी ऑफ फास्फोरस एसिड इज। ओके, आपको अभी फास्फोरस एसिड का बेसिसिटी आपको बताना है। ठीक है, बेसिसिटी आपको बताना है। ओके,
अभी अगर हम फॉस्फोरस एसिड का बेसिसिटी देखें, अभी फॉस्फोरस एसिड का जो फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही याद रहना चाहिए, राइट, फॉस्फोरस एसिड। ओके, तो फॉस्फोरस एसिड का इस फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है H3PO3, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो इसका मतलब कि स्टार्टिंग जो एसिड होता है दैट इज फॉस्फ्यूरिक एसिड होता है, फॉस्फ्यूरिक एसिड होता है, एंड जिसका फॉर्मूला रहता है H3PO4, एंड जिसका स्ट्रक्चर रहता है जनरल स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH। अभी इसको रेफरेंस में लेते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अगर हम H3PO4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, अभी अगर क्वेश्चन में ये आता कि फॉस्फ्यूरिक एसिड का आपको बेसिसिटी बताना है, तो ध्यान से सुनिए, बेसिसिटी को आप काउंट कैसे करोगे। देखिए, जितना आपका OH लगा होगा, मतलब कि जितने आपके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, OH आपका जितना प्रेजेंट होगा उतना ही आपका बेसिसिटी आपका काउंट किया जाएगा, ठीक है। अभी इस जो फॉस्फ्यूरिक एसिड के साथ H3PO4 के साथ आपका तीन OH प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई बेसिसिटी 3 होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा गया है फॉस्फोरस एसिड, मतलब कि एक ऑक्सीजन कम होगा एक एसिड से, फॉस्फोरस एसिड, एंड जिसका फॉर्मूला होगा H3PO3, ये आपको पता ही होगा। अगर हम अभी इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, अभी अगर हम इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से होगा, दैट इज P डबल बॉन्ड O OH एंड H, ठीक है। अभी अगर हम यहां से डिस्कशन करें, तो यहां पर अगर हम काउंट करेंगे कि बेसिसिटी क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे कि OH आपका 2 ही प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई यहां पर आपका बेसिसिटी जो है वो 2 आ जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्टली अटैच्ड टू फॉस्फोरस है, सो यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन बीच में नहीं है, सो दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर बेसिसिटी 2 आ जाएगा। एंड फॉस्फोरिक एसिड पूछा होता तो आपका बेसिसिटी 3 होता, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नाइट्रोजन इज नॉट रिड्यूस्ड, आपको बताना है कि इनमें से कौन से रिएक्शन में आपका नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस्ड नहीं हुआ है। मतलब कि रिडक्शन मतलब क्या है कि एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से जाना। मतलब कि मान लीजिए कि मेटल का इनिशियली ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, अगर वो मेटल रिएक्शन से गुजरते हुए +3 में पहुंच गया, तो मतलब कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 था वो अभी +3 में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 की डिक्रीमेंट आ गई। तो इसको आप बोलोगे कि ये यहाँ पर रिड्यूस्ड हो गया, ये यहाँ पर रिड्यूस्ड हो गया। तो अभी इसी मतलब कि जो सिचुएशन को ही हमें यहाँ पर अप्लाई करते हुए देखना है कि कहाँ पर रिड्यूस हो रहा है एंड कहाँ पर नहीं हो रहा है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को एग्जामिन करेंगे, नाइट्रो से NO2 माइनस जा रहा है, मतलब अगर हम नाइट्रो को फर्स्ट स्टडी करें, नाइट्रो NO2, यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करेंगे, O2 एक ऑक्सीजन के लिए 2 माइनस होता है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए क्या होगा गाइस, 4 माइनस। तो अगर यहाँ पर 4 माइनस है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर 4 प्लस होगा। मतलब कि नाइट्रो में NO2 में आपका N के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है। अभी ये यहाँ से NO2 से जा रहा है आपका NO2 माइनस में। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करेंगे, मान लीजिए कि नाइट्रो का X होता है, ऑक्सीजन के लिए -4 होता है, इक्वल्स टू ये -1 है। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें X इक्वल्स टू -1 + 4 गिव्स राइज टू आपका +3। तो अब अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर अभी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो यानी नाइट्रो से जब आप NO2 माइनस को मूव करते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +3 में कन्वर्ट होता है, मतलब कि रिड्यूस्ड हुआ है। ओके, अब हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट। तो ये यहाँ पर रिड्यूस्ड हुआ है एंड हमें पूछा है नॉट रिड्यूस्ड, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इसको हम करते हैं क्रॉस। नेक्स्ट NO3 माइनस से NO। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करते हैं कि NO3 माइनस से आपका NO में जा रहा है। अभी अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर काउंट करेंगे, आप यहाँ पर काउंट करेंगे अगर, तो X -6 मैं डायरेक्टली कर रहा हूं क्योंकि आई होप कि आपको ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करना काफी अच्छे से आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका -1 है, तो यहाँ पर X इक्वल्स टू -1 + 6 गिव्स राइज टू +5। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है
+5। ओके, अभी अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे डायरेक्टली आप मतलब कि देख के ही आप बता सकते हो दैट यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो +5 से +2 से जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर भी रिडक्शन हुआ है। अभी अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि ये क्वेश्चन ऑप्शन है क्रॉस, नेक्स्ट ऑप्शन NO3- से NH4+ में जा रहा है। ओके, NO3- से ओके NO3- से जा रहा है NH4+ में, 4+ में। अभी देखो, अभी NO3 का अगर ड्रॉ करोगे, NO3- का हमने अभी अभी ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट किया था, दैट इज +5, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका +5। ओके, सो गाइस यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 है। एंड अगर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे NH4+ में, देखो NH4+ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, NH4+ का आपका यहाँ पर NH4 मतलब कि 4 हाइड्रोजन जो है वो लगे होते हैं, तो जब 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं एंड यहाँ पर प्लस आता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +1 ही है इसका, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही है इसका, ये डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर +5 से +1 की तरफ मूवमेंट हुआ है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर भी तो रिडक्शन हुआ है। ओके, तो ऑप्शन सी भी आपका यहाँ पर हो गया क्रॉस। अभी बचा फाइनल, मतलब कि ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। NH4+ से आपका जा रहा है N2 में, ठीक है, नाइट N2 में। तो अभी अगर हम यहाँ से डिस्कशन करें NH4+ एंड अभी हमने देखा कि NH4+ में जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो आपका होता है +1। अभी यहाँ से जा कहां से रहा कि N2 में, अभी N2 मतलब कि N ट्रिपल बॉन्ड N। अभी अगर हम एक N की बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे, क्योंकि आपका जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन वो N3- होता है, अगर एक का N3 है तो दूसरा का क्या होगा, दूसरा का गाइस N3+ होगा, ठीक है ना, N3+ होगा, मतलब कि यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, +1 से +3 में गया है, मतलब कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसका प्लस ऑक्सीडेशन ज्यादा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर रिडक्शन नहीं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। सो यही एक ऑप्शन है NH4+ से लेकर N2 तक, इसमें आपका रिडक्शन नहीं हुआ है, इसमें आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये वाला जो ऑप्शन है यही आपका बन जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हमारे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स इन SO2 आर। SO2 में आपको बताना है कि कितने आपके लोन पेयर्स हैं, कितने आपके टाइप्स के बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड्स कितना है, पाई बॉन्ड्स कितना है, तो ये सबको काउंट करने के लिए, ये सबको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको SO2 का स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। अब देखते हैं इसका SO2 का स्ट्रक्चर। देखो अभी SO2 का स्ट्रक्चर हम कैसा दिखते हैं, SO2 का स्ट्रक्चर आपको इन जनरली पता होगा, SO2 का स्ट्रक्चर जो होता है वो बेंट शेप का होता है SO2 एंड यहाँ पर आपका एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। अभी अगर आप बताओगे कि ये स्ट्रक्चर आपको पता कैसे चला कि ये बेंट होता है, देखिए अभी अगर आप SO2 का हाइब्रिडाइजेशन को काउंट करोगे, SO2 का हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका यहाँ पर निकल कर आएगा आपका sp2, ठीक है, आपका sp2 यहाँ पर निकल कर आएगा एंड sp2 में आपका क्या रहता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, क्या रहता है गाइस, ट्राइगोनल प्लेनर। अभी ट्राइगोनल प्लेनर में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका रहता है, ओके सॉरी, कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर रहता है। अभी आपको होता है कि यहाँ पर 3 हैंड्स चाहिए इस 3 मतलब कि जो ट्राइगोनल प्लेनर को फुलफिल करने के लिए, लेकिन सल्फर के पास तो 2 ही एटॉम्स हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो बाकी बचा वो लोन पेयर कंटेन कर रहा है, तो इस जगह पर आपका बस लोन पेयर आकर बैठ गया है और यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ आपको पता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आया है। तो ठीक है, तो ये गाइस SO2 का स्ट्रक्चर है। अभी अगर हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम काउंट करेंगे तो लोन पेयर कितना है भाई, लोन पेयर आपका एक ही लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर आपका एक ही लोन पेयर है। अगर हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, आपको पता है कि एक डबल बॉन्ड में आपका 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड कंटेन करता है, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर 1 सिग्मा 1 पाई एंड यहाँ पर भी 1 सिग्मा एंड 1 पाई, तो अगर हम टोटल काउंट करें 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड से प्रेजेंट है एंड एक लोन पेयर आपका प्रेजेंट है, तो इसके हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा, 2 सिग्मा 2 पाई एंड 1 लोन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ प्लैटिनम अमोनिया का होल्ड टू क्लोरीन NO2 इज। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको बताना है नोमेनक्लेचर करके एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का प्लैटिनम में एज ए मेटल प्रेजेंट है एंड बाकी जो लिगेंड्स हैं वहां पर अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक क्लोरीन है आपका एंड एक नाइट्रो है आपका, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम
ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट कर लेते हैं। अगर हम आप ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करोगे, ये तो गाइस न्यूट्रल है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और NO2 -1, तो -1 जब उधर जाएंगे तो ये +2, मतलब कि जो प्लैटिनम है वो +2 में प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख सकते हो कि प्लैटिनम इनिशियल है, मतलब कि नोमेनक्लेचर आपको अगर पता है तो नोमेनक्लेचर में हमेशा आपका जो मेटल का नेमिंग है वो एंड में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट में किया गया है, तो दैट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। बाकी फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि क्लोरोनाइट्रिटो एन अमीन प्लैटिनम 2। अब देखिए यहाँ पर जो नेमिंग है ना वो C से स्टार्ट हो रहा है और A से स्टार्ट होने वाला जो नेमिंग है वो बीच में प्रेजेंट है, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अबे हमें पता है IUPAC नोमेनक्लेचर में जो हमारा किसी भी लिगेंड्स हो या किसी भी नेमिंग हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रोसीड करते हुए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट आपका A फर्स्ट आना चाहिए, मतलब कि अमीन का जो मतलब कि नेमिंग में वो स्टार्टिंग में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये वाला जो ऑप्शन है ना ये भी नहीं हो सकता। अभी आपको पूछा गया है कि डायामीन क्लोरिडो नाइट्रिटो एन प्लैटिनम 2, हाँ ये कुछ हद तक सही लग रहा है। नेक्स्ट डायामीन क्लोरोनाइट्रिटी, ये ऐसा कुछ नहीं है, क्लोरोनाइट्रिटी, तो यहाँ पर ये भी ऑड है, ये कट गया। अभी बच गया आपका C, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज डायामीन। ऑब्वियसली अमीन 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो डायामीन क्लोरिडो नाइट्रिटो, तो D मतलब कि A देन C, क्योंकि D को आप देखिए, अभी आप बोलोगे कि यहाँ पर डाया है तो अल्फाबेट में D आ रहा, नहीं, डाया ट्राया इनको हम मतलब कि अल्फाबेट में नहीं करते, इनको हम मतलब कि वो अमीन्स इतने नंबर प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये डाया ये वगैरह यूज कर रहे हैं, लेकिन अमीन से ही आप देखोगे, तो अमीन से देखोगे तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A आया, देन आप देख रहे हो कि C आ रहा है, एंड देन आप देख रहे हो कि N आ रहा है, तो डाया अमीन क्लोरिडो नाइट्रिटो एन प्लैटिनम 2। एंड आपको और एक बात यहाँ पर मतलब कि आप ध्यान रख सकते हो, जो लिगेंड्स होते हैं ना, जो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं Cl-, NO2-, इनका जो एंडिंग है वो O में होता है। जो आपके चार्ज लिगेंड होते हैं, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, उनका जो एंडिंग है ना वो O में होता है, क्लोरिडो नाइट्रिटो O में होता है। ठीक, तो इस वजह से आपका ये वाला आपका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड फॉर्म बाय डिसॉल्विंग एलिमेंटल गोल्ड इन aqua regia इज। अभी आपको बताना है कि जब आपका गोल्ड जो है, जो आपका सोना जो है, जब aqua regia में उसको डिसॉल्व किया जाता है तो आपका कौन सा कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको aqua regia क्या है, एंड aqua regia में जब गोल्ड आपका डिसॉल्व होता है तो ये थोड़ा सा आपको चीजें बिहाइंड द स्क्रीन का पता रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं फिर aqua regia क्या होता है। देखिए गाइज, ये जो आपका रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, रेड कलर आपका, यही आपका रहता है aqua regia। ठीक है, ये आपका aqua regia है। ठीक है, aqua regia काफी मस्त दिख रहा है ये aqua regia। एंड aqua regia होता क्या है कि ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये क्या रहता है, aqua regia जो होता है ये आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है। एंड इट इज ए हाईली कोरोसिव लिक्विड एबल टू अटैक गोल्ड एंड अदर रेजिस्टेंट सब्सटेंसेस। तो ये गोल्ड को भी ये मतलब कि कोरोसिव, गोल्ड के खिलाफ ये कोरोसिव है, मतलब कि गोल्ड को ये भी मतलब कि डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसका कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो अभी पूछा जा रहा है ये कि जब आपका गोल्ड को aqua regia में ऐड किया जाएगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा, मतलब कि क्या कंपाउंड आपको फॉर्म होगा। तो अभी ये HNO3 + HCl ये तो aqua regia हो गया। अभी इनमें अगर आप गोल्ड को ऐड करोगे, AU को जब आप ऐड करोगे तो ये आपको यहाँ पर गाइस देता है आपका ये वाला कंपाउंड, दैट इज HAuCl4। एंड इसका नेमिंग जो गाइस होता है, इसका नेमिंग होता है क्लोरोऑरिक एसिड। ठीक है, क्लोरोऑरिक एसिड, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि जब आपका गोल्ड जो है aqua regia के साथ एडिशन करा जाता है तो आपको क्लोरोऑरिक एसिड का जनरेशन या प्रोडक्शन या फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा, क्या हो गया, तो गाइज यहाँ पर आपका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका क्लोरोऑरिक एसिड। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं।
that although both NF3 and NCl3 are covalent, NCl3 undergoes hydrolysis whereas NF3 does not because NF3 is more stable than NCl3. Dipole moment of NF3 is more than NCl3. Chlorine can expand its octet by using d orbitals. Electronegativity of F is greater than Cl. मतलब कि आपको ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आपको दैट इज, यहाँ पर डिस्कशन करते हैं तो आपको कैसे क्या जा रहा है कि NF3 एंड NCl3, अब NCl3 बोथ आर कोवेलेंट, ठीक है, बोथ आर कोवेलेंट, लेकिन यहां से बात ये क्या कहा जा रहा है कि आपका NCl3 जो है वो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, मतलब कि वो हाइड्रोलिसिस शो करता है, लेकिन आपका NF3 जो है वो शो नहीं करता है। ऐसा क्यों है? वो तो कोवेलेंट है तो शो तो करना चाहिए, बट शो क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो अभी एक बात है कि हाइड्रोलिसिस होता क्या है। हाइड्रोलिसिस मतलब कि एडिशन ऑफ वाटर, मतलब कि NCl3 में आपका वाटर का एडिशन होना। अभी आपको एक एग्जांपल के तरफ, मतलब कि एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने को ट्राई करते हैं। अभी आपके पास मैं आ जाऊंगा एंड आपको कुछ मतलब कि सब्सटेंस या कुछ चीजें मैं आपको रखने दूंगा, ठीक है, मैं आपको रखने दूंगा, मतलब कि मैं आपको कुछ चीजें अगर रखने दूंगा तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि क्या आपके पास मेरे जो मतलब कि जो चीजें हैं वो रखने के लिए आपके पास जगह है, आपके पास क्या स्टोरेज है कि आप मेरे जो चीजें हैं वो आप रख सकते हो। अगर आपके पास स्टोरेज है तभी आप मुझे मतलब कि ग्रीन सिग्नल दिखाओगे, तभी आप मुझे यस करोगे, नहीं तो आप मेरे जो ऑफर को आप डिनाई कर दोगे, ठीक है, ये सिंपल सा बात है। तो ऐसा ही कुछ होता है हाइड्रोलिसिस में, क्योंकि एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप जब OH- H+ ये सब OH- को लेकर ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को आपको एडिशन करना होगा, ठीक है ना। अभी जब आप एडिशन करोगे तो वहां पर जहां पर आप लेकर ऐड कर रहे हो तो वहां पर भी तो वैकेंट जो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तो जगह होना चाहिए, राइट। तो अभी अगर आप NF3 एंड NCl3 को स्टडी करोगे तो आप देख सकोगे कि NF3 में वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है कि वो बाहर से और किसी को एक्सेप्ट कर सके, तो ये एकदम कंप्लीटली ऑक्टेट मतलब कि कंप्लीटेड है। लेकिन आपको बता कि NCl3 में आपका जो क्लोरीन है इसमें आपका वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वैकेंट d ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट है। तो इस वजह से हाइड्रोलिसिस क्या करता है आपका इस वजह से NCl3 आपका क्या करता है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करता है, बट whereas NF3 क्या करता है, ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स और वैकेंट स्पेस वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं कर पाता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आंसर बन जाएगा कि क्लोरीन कैन एक्सपांड इट्स ऑक्टेट बाय यूजिंग d ऑर्बिटल्स। सो दैट्स व्हाई जो हाइड्रोलिसिस है वो NCl3 के केस में पॉसिबल होता है एंड NF3 के केस में नहीं होता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वुड हैपन व्हेन अ मिक्सचर ऑफ द NaCl and K2Cr2O7 is gently warmed with concentrated H2SO4? व्हाट हैपेंस मतलब कि क्या होगा जब आप सोडियम क्लोराइड को K2Cr2O7 के साथ मिलाकर वार्म करोगे, हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये क्वेश्चन को पढ़ते हुए मुझे कहीं ना कहीं ये याद आ रहा है कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था लास्ट पेपर में, दैट इज 2009 के पेपर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, तो आप देख सकते हो कि मतलब कि इवन ईयर्स में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ऑड ईयर्स में क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होने के चांसेस है क्योंकि हमने अभी तक मतलब कि ये देख रहे हैं ट्रेंड कि हो रहा है क्वेश्चंस रिपीट, ठीक है। तो आप इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। तो देखिए अभी हमें तो ये कौन सा क्वेश्चन था जो कि 2009 में पूछा गया था गाइस। देखिए ये जो क्वेश्चन था ना, ये आपको क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट का क्वेश्चन था। वहां पर क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के नाम से क्वेश्चन आया था जो हमने सॉल्व किया था काफी अच्छे से। ये वही क्वेश्चन है जिसको घुमा के लैंग्वेज को चेंज करते हुए पूछा गया है। तो आपको पूछा गया कि NaCl जब K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो आपको क्या मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा था कि जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट हुआ करता था वहां पर आपका क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ था। तो उस हिसाब से आपका आंसर सी बन जाएगा। अगर हम देखना भी चाहे, रिमाइंड करना चाहे कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्या था, तो ये गाइस था आपका क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, जिसमें क्या हो रहा था कि व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड विथ
concentrated H2SO4 in the presence of soluble chloride salt, chloride salt मतलब कि NaCl, मतलब कि K2Cr2O7 NaCl H2SO4 के साथ जब हिट किया जाएगा, वार्म किया जाएगा, तो आपको क्रोमिल क्लोराइड फॉर्म होगा विद द फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स। तो ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड जो कि रेड फ्यूम्स का था। ठीक है, अब हाँ, मुझे क्वेश्चन से आ गया कि जो 2009 का क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में जो रेड फिल्म्स फॉर्म होता है वो क्या होता है, ये पूछा था। तो हमने वहां पर आंसर किया था कि जो रेड फ्यूम्स या रेड वेपर से होता है वो क्रोमिल क्लोराइड होता है। एंड यहाँ पर आपको घुमा के पूछा गया है, तो यहाँ पर भी आपका देख सकते हो कि क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एंड ये क्रोमिल क्लोराइड जो टेस्ट है ये क्लोरीन की डिटेक्शन के लिए आपका यूज होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्रोमिल क्लोराइड इज फॉर्म्ड करके ये बन जाएगा। बाकी ये ग्रीन वेपर इवॉल्व ये नहीं होगा, क्लोरीन गैस इवॉल्व ये भी नहीं होगा, ये Cr2SO4 का होल फॉर्म ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर सी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर शोन बाय। तो आपको इन जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मतलब कि देखना है कि कौन सा वो कॉम्प्लेक्स है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर को शो कर रहा है। तो इसको, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए जो इनिशियल अटेम्प्ट है, आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट स्टेप आपको इन चारों का आपको स्ट्रक्चर जो है वो आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है उसको ड्रॉ करना रहेगा। देन हम जाकर स्टडी करेंगे, मतलब कि एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल ये बोथ हो सकेंगे। देखिए, अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें, ये गाइस आपका स्ट्रक्चर है आपका COCl2En का होल 2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, COCl2En का होल 2 का स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, देखिए इसका स्ट्रक्चर ये ट्रांस का स्ट्रक्चर है, ये सिस का स्ट्रक्चर है, ये ओके। देखो, बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस आई वांट टू क्लियर अ कंसेप्ट दैट आपका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा गया है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है। ओके, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता क्या आपका? ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट योर सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस एंड ट्रांस आइसोमर इज called as your geometrical isomer and optical isomer is different optical isomer। हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर हम चेक करते कैसे हैं कि जहां पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन होगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम ऑप्टिकल आइसोमर को पहचान सकते हैं, राइट। एंड अनदर थिंग, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो सिस ट्रांस आइसोमर जो शो करता है उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, अभी हमें देखना है, देखो अभी अगर हम COCl2En का होल 2 को देखेंगे, अभी En जो होता है ना वो आपका बाइडेंटेंट लिगेंड होता है, बाइडेंटेंट लिगेंड जिनका 2 बाइंडिंग साइट होता है। ठीक है, अभी ये आपका ट्रांस है क्योंकि En के अपोजिट में क्लोरीन का अपोजिट है, तो ट्रांस शो कर रहा है। अभी En जो है देखो एक साइड में है, क्लोरीन पास में, तो ये सिस है, तो ये ट्रांस एंड सिस शो कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं कि नहीं। ठीक है, अभी अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं कि नहीं, इसको अगर हम देखेंगे, कैसे देख सकते हैं, एक ट्रिक होता है, हमेशा से आप ये याद रख लेना, ट्रिक बहुत ही काम आएगा कि जब अगर आप देखोगे कि आपका बाइडेंटेंट लिगेंड यूज किया गया है, मतलब कि ऐसे क्लोरीन जैसे सिंगल लिगेंड नहीं, बाइडेंटेंट लिगेंड, और एक लिगेंड आपका मतलब कि इक्वेटोरियल में है, ये आपका प्लेन में है, ये प्लेन में इक्वेटोरियल में, और एक आपका एक्सियल में है, मतलब कि ऊपर से आ रहा है। तो ऐसा अगर है, मतलब कि एक प्लेन में है आपका और एक ऊपर से आ रहा है, इक्वेटोरियल में है, तो ऐसा अगर एक बाइडेंटेंट लिगेंड प्रेजेंट होता है हमेशा के लिए, तो वो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, ऐसा ही है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर जो वो शो करेगा मिरर इमेजेस, ये होगा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। क्योंकि अभी ये जो मिरर इमेजेस हैं एग्जैक्टली अगर ये मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसको अगर मैं उठा के, मतलब कि इसको डायरेक्टली यहाँ से उठा के अगर यहाँ से लेकर मैं पुट कर दूं, मतलब कि इसके ऊपर, मतलब इसको अगर मैं इसके ऊपर ही सब्स्टिट्यूट करूं, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो कहीं यहाँ पर आएगा। आप आई होप कि आप इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पर आएगा, एंड ये वाला जो पार्ट है कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। तो ये तो
सुपर इम्पोजिबल नहीं बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है आपका, ये आपका बन रहा है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यही तो चाहिए कि आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पास करना चाहिए। जब आपका कुछ इस तरीके से होता है ना कि एक बॉन्ड बाइडेंडेड लिगेंड होता है, वन बॉन्ड आपका इक्वेटोरियल एक्सेल में होता है, वन बॉन्ड आपका इक्वेटोरियल में होता है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर शो हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि जो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपका बोथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी प्रेजेंट है एंड ऑप्टिकल आइसोमर भी प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो बाकियों को भी चलिए बाकियों को भी देख लेते हैं। एक हमारा ऑप्शन ये भी रहा है दैट इज CONH3 का होल पर Cl2, ठीक है। अब अगर इसको देखेंगे ये आपका इसका सी स्ट्रक्चर है, अमोनिया अमोनिया साइड में प्रेजेंट है, आसपास क्लोरीन भी आसपास प्रेजेंट है। तो ये आपका सी स्ट्रक्चर है एंड ये अमोनिया 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 अपोजिट में है, क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट में है, जैसे ये ट्रांस है तो सीस ट्रांस हो रहा है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो कर रहा है। अभी क्वेश्चन आता है कि ये क्यों ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो नहीं करता है। अगर मैं आपको ये बताऊं गाइस, देखिए यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रहा है कि नहीं, ये फर्स्ट स्टेप है स्टडी करने का। ये देखिए अभी ये जो रहता है ये आपका प्लेन होता है, ये प्लेन में रहते हैं, ये चारों अमोनिया भी प्लेन में है एंड ये आपका क्लोरीन जो है वो एक्सेल में ऊपर में प्रेजेंट है। अभी मैं एक ऐसा प्लेन लाऊं जो प्लेन मतलब कि ये जो अमोनिया के जो प्लेन है उससे गुजरे, तो ये प्लेन में तो ये आ जाएंगे, प्लेन में ये कट हो जाएंगे, और प्लेन के जो ये प्लेन रहा तो ऊपर क्लोरीन एंड इसके नीचे क्लोरीन, तो दोनों क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर जाएगा, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर, तो यहाँ पर ट्रांस स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सो दैट्स व्हाई ये तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। सो गाइस हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो आपका जो प्लेन पास करने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर जा रहा था, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर तो आपका ऑप्टिकल आइसोमर जो वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको अगर हम स्टडी करेंगे, अगर हम ये सिस वाला जो स्ट्रक्चर है अगर हम इसको स्टडी करेंगे कि यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है कि नहीं, अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो देखिए अगर हम यहाँ पर स्टडी करें, इसका ट्रिक होता है कि यहाँ पर आप कैसे देखोगे कि यहाँ पर, लेकिन अगर आप इनिशियल अगर आप यहाँ पर प्लेन पास कर दोगे तो आप कहोगे कि नहीं यहाँ पर तो ये डिफरेंट है, यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर तो पीओस प्रेजेंट नहीं है। बट यहाँ पर आपका क्या है कि एक और ट्रिक्स है जहां पर आप देख सकते हो कि मतलब कि आपका ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं। देखो अभी आपका स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर है। अभी अगर आप यहाँ पर मिरर रखोगे, मतलब कि ये अगर आपका ये आपका स्ट्रक्चर है, ऊपर क्लोरीन है नीचे अमोनिया है, ठीक है। एक साइड आपका क्लोरीन है एक साइड आपका अमोनिया है, ओके। देन बोथ साइड यहाँ पर अमोनिया एंड अमोनिया प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप मिरर अगर रखोगे, अगर आप यहाँ पर एक मिरर रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली यहाँ पर आपका आ जाएगा ये जो एक्सेल है, यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये एज यूजुअल रहेंगे। अभी ये वाला जो साइड था, ये वाला साइड अभी यहाँ पर आ जाएगा, पास ही आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्लोरीन एंड यहाँ पर अमोनिया आ जाएगा एंड ये वाला इस साइड में चला जाएगा तो यहाँ पर अमोनिया एंड अमोनिया आ जाएंगे, ठीक है। अभी क्या किया जाता है कि आफ्टर प्रोड्यूसिंग मिरर इमेजेस, अगर आप यहाँ पर मतलब कि ऐसा हो रहा है कि ये आपका प्लेन है एंड यहाँ पर ऐसा करके मतलब कि ऐसा करके आपका ये कंपाउंड प्रेजेंट है। अभी आपको मैं कहूंगा कि जब आपने मिरर इमेज को प्रोड्यूस कर दिया, अभी आपको करना क्या है गाइस, आपको यहाँ टिप को रखकर यहाँ पर ऐसे घुमाना है, ठीक है। अगर मतलब कि यहाँ पर आप घुमाओगे, मतलब कि यहाँ पर मैं इसे घुमाया तो ये ऐसे घूम जाएगा, तो आपको अभी ऐसे टर्न करना है। तो यहाँ इसको इस टिप को पकड़ते हुए अगर आप यहाँ से टर्न करोगे तो ये टर्न करते हुए मतलब ये जब रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से मतलब ये एक्सेल तो सेम रहेगा, लेकिन ये जब ये रिवर्स हो जाएगा ये कैसा रहेगा, ये कोबाल्ट आ जाएगा एंड यहाँ पर क्लोरीन एंड यहाँ पर अमोनिया, ये तो एक्सेल यहाँ पर सेम ही रहेगा। ये रिवर्स होने के बाद ये अमोनिया ये वाला पार्ट जो ये इस साइड में आ जाएगा एंड ये वाला पार्ट जो है वो उस साइड में घूम के आ जाएगा, टर्न हो जाएंगे। तो जब टर्न हो जाएंगे क्लोरीन और अमोनिया तो फिर से उस साइड में आ जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर क्लोरीन एंड यहाँ पर अमोनिया आ जाएंगे, ओके अमोनिया आ जाएंगे। देन यहाँ पर आपका फिर से अमोनिया एंड आपका ये अमोनिया आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आफ्टर प्रोड्यूसिंग मिरर इमेजेस, फर्स्ट स्टेप में आपने मिरर इमेज प्रोड्यूस किया, देन आपने टर्न किया, टर्न करने के बाद आप देख सकते हो कि जो थर्ड वाला इमेज है ये आपका फर्स्ट इमेजेस से मैच कर रहा है। अगर ये मैच कर जाता है तो ये
आपका ये इंडिकेशन देता है कि आपका ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा रोटेट करने के बावजूद भी आपका ये मैच नहीं करता तो हम कहते हैं कि हाँ यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ओनली ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। अगर हम यहाँ पर देखें ये किस टाइप का गाइस है, ये आपका है क्रोमियम OX का ऑक्जेलेट का 3। अभी ये मतलब कि किस तरीके का है, ये कुछ मेटल आपका मेटल AA का होल 3 है। अभी ये भी एक ट्रिक है कि अगर मेटल AA का होल 3 है, यहाँ पर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप किसको सिस और किसको ट्रांस कहोगे क्योंकि तीनों तो एक ही तरीके का है ना, तो आप यहाँ पर सिस ट्रांस डिटरमिन नहीं कर सकते। यस, बट आप यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिटरमिन कर सकते हैं। कैसे कि मैं यहाँ पर ही बोल रहा था कि अगर कोई ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड हो जो बोथ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल प्लेन में प्रेजेंट हो, आप देख सकते हैं कि इक्वेटोरियल में प्रेजेंट है एंड ये एक्सियल में प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई आपका ये जो CrOX का होल 3 3+ है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। ठीक है, ये शो करेगा, बाकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है दैट कि आपका कौन सा वो कॉम्प्लेक्स है जहां पर बोथ आपका जो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर ही शो रहा है। अभी एक ऑप्शन रह गया, दैट इज कोबाल्ट अमोनिया का होल 5 Cl2+। मतलब कि ये कुछ इस तरीके से है कि मेटल A का होल 5 B2+। अभी आपको ये पता रहना चाहिए, आपको अगर मतलब कि आपको अगर आइसोमेरिज्म निकालना है, आइसोमेरिज्म शो करना है, तो एटलीस्ट दो लिगेंड्स क्या होने चाहिए आपके, एटलीस्ट 2 लिगेंड सेम होने चाहिए। मतलब कि जो 2 डिफरेंट लिगेंड्स हैं उनमें एटलीस्ट 2 लिगेंड सेम होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पर देखो एक लिगेंड का तो 5 सेम है, लेकिन जो सेकंड लिगेंड है B उसका बस एक ही है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर एटलीस्ट तो A4B2 होना ही चाहिए टू शो योर आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये तो पहले ही कैंसिल होगा, देन ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा था। अभी ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा था। ओनली एक ही ऑप्शन था जो कि बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता था। तो ये काफी एक मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि ये एक आपका इमेजिनरी मतलब कि पावर है कि आपको इमेजिनरी आपको मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री, आपको ये इमेजिनेशन पावर ये काफी स्ट्रांग करना होगा कि तब ही आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। एंड जो मैं जो ट्रिक बताया कि क्या क्या ट्रिक से हम मतलब कि देख सकते हैं कि यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पर होगा कि नहीं, तो उस ट्रिक को फॉलो करते हुए भी आप मतलब कि आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, ओके। अब चलते हैं गाइस, हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 37। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO इज, NO का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ठीक है, अभी सिंपल सा है, आपको ये ट्रिक पता है कि आपको सिंपल क्या करना होगा, आपको यहाँ पर इनके एटॉमिक नंबर्स को ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद अगर हम नाइट्रोजन को देखेंगे, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो टोटल आ रहा है आपका 15। एंड मैं आपको एक जो लास्ट पेपर में सॉल्व करते हुए आपको एक चार्ट दिया था, ट्रिक्स फॉर बॉन्ड ऑर्डर, मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक का एक चार्ट था जहां पर 14 रिप्रेजेंट कर रहा था बॉन्ड ऑर्डर 3 को। जब हम 14 से नीचे जा रहे थे तो आपका 0.5 से 0.5 का आपका जो बॉन्ड ऑर्डर में डिक्रीमेंट आ रहा था, मतलब कि 13 के लिए 2.5, 12 के लिए आपका 2.0 ऐसे करके आ रहा था। और जब हम आगे भी मूव कर रहे थे, मतलब कि 14 से जब हम 1 ऐड करते हुए आगे जा रहे थे, तो वहां पर भी आपका बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 डिक्रीमेंट हो रहा था। दैट मीन्स कि जब आप 15 करोगे तो वहां पर भी 0.5 डिक्रीज करते हुए 2.5 आ जाएगा। जब आप 16 करोगे और भी 0.5 डिक्रीज करते हुए 2.0 आ जाएगा। तो इस तरीके से रहेगा। अभी ये जो 12, 13, 14, 15, 16 ये हम काउंट कैसे करते हैं, ये हम इनके एटॉमिक नंबर को ऐड करते हुए काउंट करते हैं। जैसे हम NO के लिए काउंट किया, NO के लिए आपका आ जाएगा 15 मतलब कि 2.5 बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली आ गया आपका, ये 2.5 आपका बन जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैलियम shows different oxidation states because of its amphoteric character, of inert pair effect, it is a transition metal, of its high reactivity। तो गाइज थैलियम जो है वो जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब कि जो थैलियम है ना, ओके, तो थैलियम आपका कौन सा ग्रुप का प्रेजेंट, मतलब कि कौन से जो ग्रुप में वो प्रेजेंट था, ये आपका जो थैलियम है ग्रुप 13 का
एलिमेंट है। एंड ग्रुप 13 में क्या होता है, अगर हम डिस्कशन करें, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, देन आपका आता है थैलियम। अभी जो ग्रुप 13 का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सबका, वो +3 होता है, ठीक है। वो क्या रहता है गाइस, वो रहता है आपका +3, ठीक है। लेकिन जो थैलियम होता है वो एक्सेप्शनली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वन है आपका +1 एंड आपका +3। तो इसके पीछे का आपका रीजन, आपका कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे का गाइस कंसेप्ट है इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब यहाँ पर आंसर होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आपका जो थैलियम है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि +1 एंड +3 शो करता है। अब माइंड में क्वेश्चन ये अराइज होगा दैट व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से ऐसा क्या हो गया कि थैलियम को शो करना पड़ा 2 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि एक +1 और एक +3। तो चलिए फिर डिस्कशन करते हैं व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट कुछ ऐसा होता है कि ड्यू टू पुअर शिल्डिंग, मतलब कि देखिए मान लीजिए कि ये यहाँ पर लेड का एग्जांपल दिया गया है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर थैलियम प्रेजेंट है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर थैलियम प्रेजेंट है। अभी ये थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक आपका क्या है, ऑर्बिट है। अभी लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लास्ट ऑर्बिट में आउटर मोस्ट सेल में जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, हमें ये मतलब कि हमने एक कंसेप्ट ये पढ़ा है कि शिल्डिंग इफेक्ट। ओके, अगर ये इन बिटवीन जो इन बिटवीन्स ये जो आपका क्या होते हैं, जो इन बिटवीन्स ऑर्बिट्स होते हैं, अगर ये अच्छा खासा शील्ड दिखाते हैं, शील्डिंग करते हैं, तो होता क्या है कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर ये जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इतना इफेक्ट नहीं कर पाता। मतलब कि देखिए इसको एक एग्जांपल की तरफ समझते हैं। आप क्या चाह रहे हो कि आप चाह रहे हो कि किसी एक मतलब कि आपके कुछ ही दूर में एक सब्सटेंस प्रेजेंट है, मतलब कि एक वस्तु आपके प्रेजेंट है, आप चाह रहे हो कि उस वस्तु को आप अपनी तरफ खींचिए, लेकिन उसको जब आप खींच रहे हो अपनी तरफ, आप देख रहे हो कि जो बीच रास्ते में आपके कई सारे पत्थर है, मतलब पेड़ है, ऐसे कुछ प्रेजेंट रह रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो चीजें है ना जिसको आप खींच रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, वो अटक जा रहा है। मतलब कि आपका जो खींचने का पावर है वो सब्सटेंस में उतना नहीं जा पा रहा, बिकॉज ऑफ जो इन बिटवीन्स जो मतलब कि जो स्पेस है वहां पर बाकी चीजें आ गए हैं, जो कि वो लास्ट में जो सब्सटेंस है उसको क्या कर रहे हैं कि उसको वो सील्ड कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि मैं उस सब्सटेंस को खींच ना सकूं। तो यही रहता है आपका सील्डिंग इफेक्ट। मतलब कि होता क्या है आपको पता है, इन जनरली जो एटम्स हैं उनके बीच में आपका एक प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है। अभी प्रोटॉन के सराउंडिंग में जो ऑर्बिट्स रहते हैं, जो ऑर्बिट प्रेजेंट रहते हैं, उनमें आपका होता क्या है, उनमें आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। अभी ये प्रोटॉन का जो नेचर है, ये प्रोटॉन का वर्थ नेचर है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचे, अपने तरफ अट्रैक्ट करें। लेकिन होता क्या है कि इसको तो वो अच्छे खासे मतलब कि पावर से खींच के अपने पास ही रखता है, लेकिन जब डिस्टेंस बढ़ता है तो ये जो 2 बीच में ऑर्बिट आ जाते हैं, इनकी वजह से इसको ये इतनी पावर से खींच नहीं सकता। मतलब कि ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अपने कंट्रोल में रखने के लिए सक्षम, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो बीच में ये डिस्टेंस बढ़ गया एंड ये जो ऑर्बिट आ गए ये इसको सील्ड कर दे रहे हैं कि ये खींच ना सके। सो दैट्स व्हाई ये फ्रीली बाहर जा सकता है, मतलब कि बाहर से अगर कोई आए इसको बुलाए तो ये इसके साथ चला जा सकता है। तो ऐसा कंडीशन रहता है। लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट में ऐसा क्या होता है, देखिए समझने को ट्राई करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट में होता क्या है कि ये जो बीच वाले जो ऑर्बिट है ना ये पूरा शील्डिंग करते हैं, मतलब कि कुछ ऐसा पावर, मतलब कि कुछ ऐसा माहौल बन जाता है कि जो बीच में जो सब्सटेंस थे ना, जो डिस्टर्बिंग सब्सटेंस थे, वो क्या होते हैं कि काफी कमजोर हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि प्लस को मतलब कि क्या करते हैं कि प्लस को रोक नहीं सकते हैं। प्लस क्या हो जाता है कि उनके कंपैरिजन काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो वो क्या करता है कि अभी मतलब कि उसको मतलब कि कोई भी अपोज नहीं कर पाता। तो वो काफी पावर से जो एंड में जो बैठा था सब्सटेंस, ये एंड में जो इलेक्ट्रॉन बैठा था उसको वो अपनी कंट्रोल में ला सकता है खींच के, क्योंकि जो बीच वाले जो डिस्टर्बर थे वो भी काफी मतलब कि पावर लेस हो गए हैं, पुअर हो गए हैं।
तो उससे होगा क्या कि जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन था उसके ऊपर जो सेंटर में जो पॉजिटिव था उसका जो कंट्रोल है वो काफी ज्यादा आ जाएगा। तो आ जाने से वो अभी अगर बाहर से कोई बुलावा आए तो वो नहीं जा सकता। मतलब कि देखो ध्यान से समझो, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं हो रहा, बाहर चला जाए तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, मतलब कि +1 चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, राइट। मतलब कि +3 इनिशियली था जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ योर ग्रुप 13। लेकिन जब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो बाहर नहीं जा सकता। अगर बाहर नहीं जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आएगा, गिरावट आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाता है तभी प्लस चार्ज में इंक्रीमेंट आता है। अभी अगर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाएगा, वहां पर ही खड़ा रह जाएगा इसकी अट्रैक्शन की वजह से, तो यहाँ पर +3 जो से वो +1 में घट जाएगा ना। ऑब्वियस बात है, यहाँ पर लिखा भी है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल लेड न्यूक्लियस के केसेस में जो एफ ऑर्बिटल्स हैं उनकी पुअर शील्डिंग की वजह से द आउटर एस इलेक्ट्रॉन, जो ये बाहर वाला एस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन स्टेड इनर्ट, वो इनर्ट मतलब कि वो काफी आराम से बैठा हुआ रहता है, वो बाहर जाने का उसको चांस नहीं मिलता। तो ये रहता है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। आई होप कि आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये काफी कंफ्यूजिंग मतलब कि कंसेप्ट रहता है, ठीक है, मतलब कि बहुत कंफ्यूजन ये क्रिएट कर देता है। तो आपका यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका ये मतलब कि थैलियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये वेरिएशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोवेलेंट कंपाउंड डज नॉट हैव एनी फॉर्मली चार्ज्ड एटम। मतलब कि इनमें इन चारों कंपाउंड में से किस एटम्स के अंदर, मतलब किस एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपका गिवन है CH3O डबल बॉन्ड, सॉरी O ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाएगा, ON डबल बॉन्ड O। तो यहां पर तो सब सही है, मतलब कि कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड्स हैं, ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 2 बॉन्ड्स हैं, नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 3 बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 2 बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉर्मल चार्ज 0 है। लेकिन अगर आप बाकियों को देखो कि अगर आप बी को डिस्कशन करोगे, CH3 ओके, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ओके, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सॉरी सिंगल बॉन्ड, ओके, C ट्रिपल बॉन्ड N O माइनस N प्लस, यही तो होगा। मतलब कि नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड होंगे इस कंपाउंड को शो करने के लिए। अगर हम इसका डिटेल्ड बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, क्योंकि कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन का इसका, देन ये कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड्स, अभी ये जो नाइट्रोजन है इसके सराउंडिंग में 4 बॉन्ड्स आ गए, क्योंकि ऑक्सीजन को भी तो पकड़ना है ना। तो इस वजह से नाइट्रोजन के सराउंडिंग में जो 4 बॉन्ड्स आ गए तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया एंड यहाँ पर -1 चार्ज है। तो यहाँ पर गाइस फॉर्मल चार्ज शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन फॉर्मल से मतलब कि देखने को तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट इसको कर सकते हो डेटिव बॉन्ड के थ्रू, लेकिन डेटिव बॉन्ड आपका कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर +1 प्लस चार्ज एंड यहाँ पर आपका माइनस चार्ज। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट है। अभी अगर आप CH2N2 डाइथाइन, मतलब कि सॉरी आपका इसको अगर आप ड्रॉ करोगे CH2N2 को, CH2 सिंगल बॉन्ड N, ओके, CH2 डबल बॉन्ड N माइनस, कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर इसका होगा CH2N2 का, ठीक है। अभी अगर CH2N2 की अगर आप मतलब कि डिस्कशन करोगे आप, तो कुछ इस तरीके से होगा, या आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये एक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा, या ये यहाँ पर इस तरीके से भी ये एग्जिस्ट कर पाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर प्लस रहेगा, तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मल चार्ज में प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आप CH3 का होल 3 NO, अगर इसको भी अगर आप देखोगे CH3 का होल 3 NO, मतलब कि N के साथ 3 मिथाइल्स लगे हुए हैं, ठीक है, एमी, मतलब कि क्योंकि CH3 को हम एमी में कह सकते हैं, एमी। देन यहाँ पर
डबल बॉन्ड ओ जब आएगा मतलब कि डबल बॉन्ड ओ मतलब हम इसको इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं N+O- या इसको डेटिव बॉन्ड के साथ, ठीक है, मतलब कि N+O-। तो आप देख सकते हो कि ये जो तीनों का हमने डिस्कशन किया बी सी डी का, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज शो हो रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन में इसमें फॉर्मल चार्ज शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्लर्स रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए सॉल्यूशन ऑफ Ki विद ए सॉल्यूशन ऑफ X, देन एडिंग KOH सॉल्यूशन, हियर X इज, मतलब कि ये आपको नेस्लर्स रिएजेंट का प्रिपरेशन का क्वेश्चन है। एंड आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो नेस्लर्स रिएजेंट है, जो अमोनिया का जो डिटेक्शन के लिए जो रिएजेंट यूज किया जाता है नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट, तो उसमें आपको नेस्लर्स रिएजेंट का प्रिपरेशन करते टाइम Ki सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ एक X नाम का एक सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसके बाद आपका नेस्लर्स रिएजेंट का प्रिपरेशन होता है। अभी आपको पूछा है जो X नेम का जो मतलब ये जो कंपाउंड या सॉल्यूशन है वो क्या है गाइस, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करें नेस्लर्स रिएजेंट का, ये आपका गाइस रहता है नेस्लर्स रिएजेंट K2HgI4, जो कि आपका नेस्लर्स रिएजेंट जो है वो अमोनिया का टेस्ट के लिए, ओके, अमोनिया का वो टेस्ट के लिए, अमोनिया का डिटेक्शन के लिए ये आपका टेस्ट किया जाता है नेस्लर्स रिएजेंट, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर नेस्लर्स रिएजेंट को प्रिपरेशन करने के लिए HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन किया जा रहा है। तो इस तरीके से प्रोसीड करते हुए आपका नेस्लर्स रिएजेंट जो वो फॉर्म हो रहा है। सो दैट मीन्स कि जो ये X है ना, X जिसके साथ Ki जो है रिएक्शन किया वो क्या है, वो आपका HgCl2 है, ओके, वो आपका HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में। 41, the hybridization of chlorine in ClO3- and ClO4- is, मतलब कि ClO3- में एंड ClO4- में आपका क्या हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम यहाँ पर काउंट करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन का किसी भी एटम का काउंट कर सकते हो विदाउट एनी मतलब कि कंफ्यूजन एंड रॉन्ग, ओके। देखिए यहाँ पर एक है ClO3, ओके, ClO3- एक, दूसरा क्या है ClO4-। अभी आपको करना क्या है, सिंपल, ऑक्सीजन को जब ऑक्सीजन एज ए साइड एटम्स लगे हो तो आपको ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है। बाकी जो सेंट्रल एटम है उसका आपको क्या करना है, उसको आपका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से उसको काउंट करना है। तो क्लोरीन का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है 7 प्लस चार्ज 1 है, -1 है, तो इसकी वजह से +1 होगा। तो क्या आ जाएगा गाइज, 8 आ जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ अलग एटम था, नाइट्रोजन और कुछ भी होता, तो आप वहां पर 3 एटम्स के लिए +3 ऐड करते, लेकिन ऑक्सीजन के लिए स्पेशली आपको कुछ भी काउंट नहीं करना है। तो 7 + 1 8 आ जाएगा। अगर हम इसके डिस्कशन करें, यहाँ पर भी 7 + 1 8 आ जाएगा, क्योंकि आपको ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है। अभी 8 के लिए आप बताइए, जो आपका 8 मतलब काउंटिंग नंबर 8 के लिए आपका क्या आता है गाइज, 8 के लिए आपका आता है टेट्राहेड्रल। क्या आता है गाइज, आपका टेट्राहेड्रल। एंड टेट्राहेड्रल का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है या गाइज, आपका होता है sp3। हो गया ना, क्योंकि 8 है मतलब कि 3 + 1 4, तो 4 रिप्रेजेंट योर 8, ठीक है। जब काउंटिंग नंबर 8 आता है मतलब कि वो 4 होता है, और 4 के लिए आपका sp3 है, क्योंकि 8 के लिए आपका टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल से आपका यहाँ पर sp3 आ जाएगा। मतलब दोनों केस में आपका sp3 आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि कभी कभी काउंट नंबर में अगर आपका 10 आता है, तो 10 को हम क्या कहते हैं, 10 को हम 5 के तरह ट्रीट करते हैं, 10 को हम 5 मानते हैं, और 5 मतलब कि sp3d। अगर मान लीजिए कि 12 आता है, तो 12 आता है तो 6, दैट इज sp3d2। अभी sp3d के लिए क्या आता है, ट्राइगोनल पिरामिडल TBP स्ट्रक्चर आता है। एंड 12 के लिए आपको पता है 12 के लिए क्या आता है, ऑक्टाहेड्रल आता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रिक की वजह से जस्ट काउंटिंग से हम हाइब्रिडाइजेशन या मतलब कि शेप, स्ट्रक्चर, ये सब हम डिटरमिन कर सकते हैं, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42. द नंबर ऑफ आइसोमर्स हैविंग नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट फॉर PCl2F3 इन द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इज, मतलब कि आपको PCl2 किसके लिए, आपको PCl2F3 के लिए, मतलब कि जो कि TBP स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, उसका आपको कितने ऐसे आइसोमर्स प्रेजेंट हैं जो कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट इसका होगा. ठीक है, अगर हम ड्रॉ करेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर PCl2F3 का, तो यहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कुछ इस तरीके से होता है, लाइक यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर इस तरीके से, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है. अभी ये आपका क्या होता है गाइज, ये गाइज आपका रहता है प्लेनर स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पर ये ऊपर से, जैसे कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है एंड ये ऊपर से आता है ये वाला, मतलब कि ये वाला आपका ऊपर से ऐसे, मतलब कि आपका एक्सिस आता है, तो ये वाला आपका एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है एंड ये आपका एक्सियल बॉन्ड है. अभी आपको पता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, मतलब कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आपका एक्सियल में जाते हैं. कहां पर जाते हैं गाइज, आपका एक्सियल में जाते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन से, मतलब इन बिटवीन में आपका जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 फ्लोरीन जो है वो एक्सेल में चले जाएंगे, बाकी एक फ्लोरीन मान लीजिए कि यहाँ चला गया, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन आ गए. तो अगर इसको हम डिटरमिन करेंगे, इसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पर तो डाइपोल मोमेंट कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट में है. लेकिन यहाँ पर जो फ्लोरीन का जो, मतलब कि जो अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर जो 2 क्लोरीन का जो रिजल्टेंट अट्रैक्शन होगा वो डिफरेंट होगा. तो यहाँ पर जो है वो डाइपोल मोमेंट जो है ना, डाइपोल मोमेंट वो नॉन जीरो होगा. ये एक आइसोमर हमें मिल गया. अगर हम कुछ दूसरे आइसोमर, मतलब कि दूसरे का डिजाइन करेंगे, मतलब कि यहाँ पर हम F को ही रखते हैं एंड यहाँ पर एक Cl को ले आते हैं और एक F को, बाकी यहाँ पर 2 Cl को हम रख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर एक फ्लोरीन को. ठीक है, ऐसा कर लेते हैं. ऐसा करने से गाइस देख सकते हो कि हमने क्या किया, जस्ट जो एक्सियल पोजीशन में एक, मतलब कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को लाकर पुट कर दिया. तो ये भी पॉसिबल हो सकता है. एंड अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर तो काफी अच्छा डाइपोल मोमेंट है क्योंकि यहाँ पर जो पुलिंग है वो डिफरेंट है, तो इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है. अभी यहाँ पर जो पुलिंग है, फ्लोरीन का पावर डिफरेंट है, फ्लोरीन ज्यादा खींच लेगा, तो इस तरीके से रिजल्टेंट आ जाएगा. ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक फ्लोरीन खींच रहा है, यहाँ पर एक फ्लोरीन दोनों मिलकर खींच रहे हैं, तो यहाँ पर रिजल्टेंट आ जाएगा. तो यहाँ पर भी तो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है. तो यही आपका 2 आइसोमर्स हैं जो कि आपका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट्स शो करते हैं. अभी आप कह सकते हो कि अगर हम ऐसा करें, क्या नहीं हो सकता क्या, 2 क्लोरीन को हम यहाँ पर रख दें, बाकी फ्लोरीन को यहाँ पर फ्लोरीन को यहाँ पर फ्लोरीन को, नहीं, ऐसा जो आइसोमर पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपको जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है वो दोनों के दोनों एक्सेल में आ गए और बाकी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है वो इक्वेटोरियल में आ गए. ये ऐसा नहीं होता. तो हमारा जो 2 पॉसिबल आइसोमर है वो यही 2 है और यही 2 जो पॉसिबल आइसोमर बने ये नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वाले थे. ठीक है, मतलब इनमें डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो रहा था. तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा 2. अभी अगर हम नेक्स्ट को डिस्कशन करें, फॉर एसिटाइल एसीटोनाटो दैट इज AC लिगेंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. मतलब कि जो AC लिगेंड्स होते हैं, अगर हम AC लिगेंड्स को आप डिस्कशन करें, AC दैट इज एसिटाइल एसीटोनाटो, उसका स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कशन करें, उसका स्ट्रक्चर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस CH3. ठीक है, ये आपका गाइज रहता है एसिटाइल एसीटोनाटो का स्ट्रक्चर. CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस CH3. अभी जो मेटल होता है, मेटल को ये लिगेंड डोनेट कैसे करते हैं, ये ऑक्सीजन इस लोन पेयर से डोनेट करता है, ये जो चार्ज है ये यहाँ से डोनेट करता है. ऐसे ये क्या करते हैं, ये डोनेशन करते हैं. तो आप देख सकते हो कि इसका जो डोनेटिंग साइट है, मतलब कितने नंबर साइड से वो डोनेट कर रहा है मेटल को, वो 2 है. एक इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से, एक ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से. तो ये आपका बाइडेंटेंट लिगेंड है. क्या है गाइज, ये आपका बाइडेंटेंट लिगेंड है. अभी चार्ज इसका कितना है, चार्ज बस आपको यही दिख रहा है -1, तो चार्ज गाइज इसका -1 चार्ज है. ठीक है, अभी डोनर साइट क्या क्या है,
एक ऑक्सीजन का डोनर साइट है, एक ऑक्सीजन माइनस का डोनर साइट है। इतने डाटा हमें ACAC के रिगार्डिंग हमें मिला। तो इस डाटा के बेसिस पर अगर हम आंसर करने को देखेंगे, दैट इज मोनोडेंटेंट एंड मोनोनेगेटिव, नहीं मोनोडेंटेंट नहीं है, ये तो बाइडेंटेंट है। अभी इसमें क्या कि बाइडेंटेंट मोनोनेगेटिव, हाँ बाइडेंटेंट तो है, मोनोनेगेटिव है, मोनोनेगेटिव मतलब कि एक ही नेगेटिव राइट है। NO डोनर नहीं, यहाँ पर तो N है ही नहीं, तो N डोनर में कैसे आएगा, नहीं ये तो नहीं हो सकता। अभी बाइडेंटेंट मोनोनेगेटिव O डोनर मतलब कि बाइडेंटेंट भी है, ठीक है, मोनोनेगेटिव है, हाँ ठीक है मोनोनेगेटिव है, और दोनों ऑक्सीजन डोनर है, हाँ ये तो सही है। बाकी बाइडेंटेंट न्यूट्रल नहीं, ये तो न्यूट्रल तो कभी भी नहीं, तो चार्ज पे से दिख भी रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप ऑफ XeO F4 इज। अब हम डिस्कशन करेंगे शेप ऑफ XeO F4 क्या है। तो देखिए शेप की जो ट्रिक्स है इसको अगर हम डिस्कशन करें, मैं आपको बताया था अभी 2 क्वेश्चन पहले कि हम कैसे ट्रिक से स्ट्रक्चर, शेप, हाइब्रिडाइजेशन इन सबको डिटरमिन कर सकते हैं। अभी अगर मैं डिस्कशन करूं XeO F4 के रिगार्डिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं क्या करूंगा, काउंटिंग नंबर क्या आ रहा है XeO पर के लिए उसको कैलकुलेट करूंगा। अभी Xe का जो आपका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स होता है वो आपका 8 होता है, क्यों, क्योंकि ये नोबल गैस एलिमेंट है। देन ऑक्सीजन के लिए हम तो 0 काउंट करते हैं, प्लस अभी देखो अभी ये कैसा आ गया, तो यहाँ पर 4 फ्लोरीन्स हैं जिसके लिए हम काउंट करेंगे, दैट इज 4 करेंगे, तो 8 + 4 इक्वल टू कितना आया 12। अभी 12 मतलब इसको क्या मानना है, 6 की तरह मानना है, मतलब कि ये आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2 हो गया ना, 2 + 3 1 2 + 3 5 1 6 6 ऑर्बिटल्स हो गए ना, तो इस वजह से 6 एंड 6 रिप्रेजेंट योर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अभी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब कि कैसा होता है गाइस, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, मतलब कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए आपका 6 लिगेंड साइड की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन शेप क्या है गाइज, शेप क्या है, एंड आपको पता है शेप में जो एक्चुअल शेप है, एक्चुअल शेप को हम देखते हैं, लोन पेयर्स को हम इरेडिकेट कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर शेप को देखेंगे तो देखिए ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर है मतलब कि 6 लिगेंड रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 लिगेंड्स हैं, 4 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन, तो 6 लिगेंड तो है ही नहीं, तो कैसे सजेगा, देखो कुछ इस तरीके से सजेगा। यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ गया, मतलब कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन एंड 4 यहाँ पर फ्लोरीन मान लो, यहाँ पर 4 फ्लोरीन। अभी ये वाला साइड वैकेंट रह गया, मतलब कि मेटल जो है वो क्या है, मेटल आपका Xe है, यहाँ पर क्या है गाइज, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अभी जब आपको शेप देखना है, शेप जब देखना होता है गाइज, आपको क्या करना होता है कि आपको लोन पेयर को छिपा के, लोन पेयर को इसको छिपा के देखना होता है, इसको रिमूव करके इरेडिकेट करके देखना होता है कि ये क्या स्ट्रक्चर है। अभी अगर आप यहाँ पर देखना चाहोगे कि ये आपका एक प्लेनर है एंड प्लेनर के ऊपर से आपका ये एक्सिस प्रेजेंट है, मतलब कि ये आपका स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है, ये आपका स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि जो नीचे 4 होंगे ना प्लेन में वो पिरामिडल की तरह दिखते होंगे, एंड ये ऊपर से हो है जो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। टी शेप नहीं होगा, पिरामिडल नहीं होगा, ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा। देखो यहाँ पर होता क्या है कि कंफ्यूजिंग में आप ऑक्टाहेड्रल को आंसर कर दोगे, क्योंकि आपको ज्योमेट्री एंड शेप में हमेशा कंफ्यूज रहता है, बट आप कंफ्यूज नहीं होना। ज्योमेट्री जो है वो हाइब्रिडाइजेशन की काउंटिंग से आता है, मतलब कि ड्यूरिंग कैलकुलेशन, लेकिन शेप जो है वो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो शेप यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा होता दैट इज XeO F4 का स्ट्रक्चर बताइए, तब आप बताते दैट इज स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल, वहां पर स्क्वायर पिरामिडल आप नहीं करते, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, काफी इजी क्वेश्चन है ये। आपको पूछा है कि जिंक 6830 प्लस ये आपका न्यूट्रॉन है 10 गिव्स राइज टू निकल 6528 प्लस x। अभी आपको बताया व्हाट इज x, ये x क्या है, चलिए इसको डिस्कशन करते हैं। देखिए सो गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि जिंक 6830, ओके, Zn 6830 प्लस न्यूट्रॉन 10 gives rise to nickel 28 एंड ऊपर क्या है, ऊपर आपका है 65, ठीक है।
65। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ये CUCA की प्रीवियस ईयर के पेपर में ऑलरेडी आ चुका है अभी प्रीवियस पेपर में। तो अभी यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसा रहता है, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को आपको एरो के बोथ साइड सेम नंबर रखना है। मतलब कि ऊपर मास नंबर जितना होगा, एटॉमिक नंबर भी, मतलब कि ये एटॉमिक मतलब मास नंबर, ये मास नंबर है या एटॉमिक नंबर है, वो जो बोथ ये नीचे का नंबर एंड ये ऊपर का नंबर ये आपका सेम होना चाहिए। अभी अगर हम इसको टोटल काउंट करें, टोटल ये 68 + 1 दैट इज 69 आ रहा है एंड ये 30 + 0 दैट इज 30 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अच्छा अभी ये क्या फॉर्म हो रहा है, साइड में x फॉर्म हो रहा है। अभी यहाँ पर है क्या 65 है, अभी कितने की नीड है, बाकी 4 होने पर ही ये बोथ साइड सेम आ जाए। मतलब कि यहाँ पर ऊपर कहीं ना कहीं 4 होगा, नीचे 28 है, चाहे कितना 30, मतलब यहाँ पर 2 होगा। आप अभी बताइए कि x 4 और 2 ये किसका होता है? ऑब्वियस ये गाइस ये हीलियम का होता है, हीलियम 4 2। हीलियम 4 2 क्या होता है गाइस? अल्फा पार्टिकल, हम उसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल हीलियम 4 2। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा अल्फा पार्टिकल। देखिए यहाँ पर आपको घुमा के दिया है, आपको हीलियम 4 2 में नहीं दिया है, आपको अल्फा पार्टिकल। तो आपको ऑब्वियस सी बात है ये भी पता होना चाहिए दैट इज अल्फा पार्टिकल ही आपका हीलियम 4 2 है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स प्रेजेंट इन PP एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मतलब कि अगर हम एक एंटी बॉन्डिंग PP ऑर्बिटल के ड्रॉ करें, मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा ऑर्बिटल है जहां पर ये प्लस ये माइनस एंड यहाँ पर और एक p ऑर्बिटल से जहां पर ये माइनस ये प्लस, ये एंटी एंटी में, ये इसकी एंटी में, ये इसकी एंटी में। जब ये रिएक्शन करेंगे, अब जब ये रिएक्शन करेंगे कुछ इस तरीके से फॉर्म करेंगे। ठीक है, इस तरीके में फॉर्म करेंगे, दैट इज यहाँ पर प्लस ये माइनस, यहाँ पर माइनस ये प्लस। अभी आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आपको नोडल प्लेन्स पूछे हैं। नोडल प्लेन मतलब कि आपको बताना है कि कहां पर आपके साइन चेंज हो रहे हैं। साइन चेंज मतलब कि साइन जहां पर चेंज हो रहे हैं वहां पर ही आपको नोडल प्लेन मिलेगा उनके डिवाइडेड में। देखिए एक तो आपको नोडल प्लेन, एक तो आपको नोडल प्लेन यहाँ मिल रहा है, क्योंकि आप जब प्लस से माइनस के तरफ आ रहे हो तो आपको यहाँ एक नोडल प्लेन मिल रहा है। देन आपको एक यहाँ पर नोडल प्लेन मिल रहा है क्योंकि ये भी प्लस एंड माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नोडल प्लेन जो है, मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि एक इस डायरेक्शन में एंड एक इस डायरेक्शन में, क्योंकि जब इस डायरेक्शन से आप जा रहे हो अब प्लस से माइनस में जा रहे हो, मतलब कि चेंजेस आ रहा है। जब आप इस डायरेक्शन से जा रहे हो तो प्लस से माइनस में चेंज आ रहा है। मतलब कि इनिशियली तो एक नोडल प्लेन था ही था, क्योंकि ये p ऑर्बिटल से प्लस माइनस इनिशियल तो एक नोडल प्लेन था। बाद में ये एंटी बॉन्डिंग का जो मतलब कि कॉम्बिनेशन हुआ है, इस वजह से इस डायरेक्शन में भी एक चेंजेस आ गया। तो यहाँ पर आपका जो नोडल प्लेन की जो नंबर है, नोडल प्लेन वो आपका कितना है, वो आपका 2 आ गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन डाइबोरेन इज। आपका जो डाइबोरेन होता है, आपको प्रश्न ये पूछा है, दैट इज डाइबोरेन। ओके, अभी डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो फर्स्ट स्टेप ये आपको आना चाहिए। फॉर्मूला होता है B2H6, मतलब जो BH3 का आइसोमर। ठीक है, अच्छा BH3 का पॉलीमर, ओके BH3 का होल 2 B2H6। अभी आपको B2H6 में कितने नंबर ऑफ 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन 3C2E बॉन्ड प्रेजेंट है। इसको सॉल्व करने के लिए हम चलिए फर्स्ट ड्रॉ करते हैं B2H6 का डिटेल स्ट्रक्चर। होता क्या है B2H6 में, यहाँ पर 2 बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर एक बॉन्ड हाइड्रोजन, सामने वाला भी B, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर होता है एक हाइड्रोजन। तो होता क्या कि यहाँ पर एक बॉन्ड रहता है एंड यहाँ पर एक बॉन्ड रहता है। ये गाइस आपका रहता है B2H6 का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ब्रिज बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो ये ब्रिज बॉन्डिंग में देख सकते हो कि ये गाइस इसको मतलब कि अगर मैं डिफरेंट पेन से आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर को दिखाऊं तो गाइस देखिए ये जो B2 ये जो बॉन्ड है ना, ये बोरोन को लेकर ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो बनाना शेप का बॉन्ड है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ है एंड ये जो सेंटर में कितने एटम्स प्रेजेंट है 1 2 3, 2 बोरॉन 1 हाइड्रोजन, मतलब कि 3 सेंटर 1 2 3
3 सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन की डिवीजन हुआ है। सो दैट्स व्हाई ये बॉन्ड आपका रिप्रेजेंट करता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को। यही आपका होता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अभी ऐसा बॉन्ड कितने हैं? यस, अगर ये एक बॉन्ड है उस तरीके से और भी ये वाला नीचे वाला ये भी एक बॉन्ड है, तो एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, ये जो 2 बनाना बॉन्ड्स हैं यही जो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। तो ये कितने हुए? ये आपके 2 हुए। तो आपका जो डाइबोरेंस है उसमें आपके 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर और एक मतलब यहाँ पर तो आंसर आपका सेकंड बन जाएगा। आपको और एक क्वेश्चन भी यहाँ पर आता है, दैट इज यहाँ पर 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दैट इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने प्रेजेंट है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी 2 सेंटर के बीच में शेयर अप होगा। ऑब्वियस बात है, यही आपका 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना, क्योंकि 2 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग हुआ है। इस तरीके से कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 4 प्रेजेंट है डाइबोरेन में एंड 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो कि ब्रिज बॉन्ड आपके 2 प्रेजेंट है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। द रेडिएशन विद द हाईएस्ट एनर्जी अमंग द फॉलोइंग इज, आपका इन जो रेडिएशन में से किसका एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगा? मतलब कि ये क्वेश्चन से आपको पूछ दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका माइंड में आपको रहना होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो सीरीज है उसको देखते हैं। देखिए ये आपके सामने आ गया अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर होता क्या कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो, तो आपका होता क्या है कि वेवलेंथ जो है, आपका वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करता है, वेवलेंथ इंक्रीज करता है। लेकिन जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ मतलब कि इस डायरेक्शन में मूव करते हो तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करता है। एंड आपको पता है कि अगर आप एनर्जी का फॉर्मूला लिखो E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है और एच सी अपॉन लैम्बडा होता है। मतलब कि एनर्जी के साथ फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली रिलेशन है एंड वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा। तो इस डायरेक्शन में जब आप मूव करते हो तो आपका वेवलेंथ बढ़ता है, मतलब कि इस डायरेक्शन में आपका जो एनर्जी है वो कम हो जाएगा। लेकिन इस डायरेक्शन में जो है आपका वहां पर एनर्जी आपका क्या होगा कि इस डायरेक्शन में जो आपका एनर्जी है ना, वो एनर्जी काफी इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि जब हम यहां से यहां तक मूव करें एट द एंड में आपका गामा रेज प्रेजेंट है। मतलब कि गामा रेज का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 24 है। मतलब कि इसका एनर्जी उस हिसाब से काफी हाई होगा। सो इस वजह से जो आपका सबसे हाईली एनर्जेटिक है वो आपका क्या है गाइस? वो आपका गामा रेज है। तो आंसर यहाँ पर सॉरी ये तो एक्स रेज में हमने सर्कल कर दिया, ये वाला गामा रेज है। अगर यहाँ पर पूछता कि सबसे लीस्ट एनर्जी वाला कौन सा रेडिएशन है, तो सबसे लीस्ट एनर्जी वाला यहाँ पर होता है आपका मतलब कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन माइक्रोवेव, क्योंकि माइक्रोवेव सबसे राइट में प्रेजेंट है और राइट में सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाले होते हैं, एनर्जी कम होता है। ठीक है, तो माइक्रोवेव यहाँ पर आंसर बन जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। द वेव नंबर of the spectral line in the emission spectrum of hydrogen will equal to 8/9 times of the Rydberg constant। मतलब कि ये कह रहा है कि जो वेव नंबर है हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम में जो वेव नंबर है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है 8/9 टाइम्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। तो आपको पूछा है कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जंप करते हुए वो इलेक्ट्रॉन जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो आपको मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के जो सेंटेंस के हिसाब से हम प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए अभी आपको क्वेश्चन में पूछा है, मतलब क्वेश्चन में ये डाटा गिवन है कि आपका जो वेव नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे फ्रीक्वेंसी बार में वेव नंबर आपको बोला कि वेव नंबर इक्वल्स टू 8/9 टाइम्स ऑफ रीडबर्ग कांस्टेंट RH। रीडबर्ग कांस्टेंट को हम RH से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको क्वेश्चन में ये डाटा गिवन है एंड आपको पता है आपको पता है कि जो वेव नंबर का जो फॉर्मूला गाइस होता है वो क्या होता है? वो होता है रीडबर्ग कांस्टेंट RH इंटू जेड इंटू
वन अपॉन एन लोअर का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन की वैल्यू हायर का स्क्वायर, यही होता है। अभी अगर हम इसकी जगह पर, मतलब कि ये फॉर्मूला है, इसकी जगह पर ये जो वेब नंबर की जगह पर अगर ये पुट कर दे जो हमें गिवन है, तो यहां से हमारा आंसर आपको मिल जाएगा 8/9 RH इक्वल्स टू RH इंटू Z। अभी देखो जो हाइड्रोजन एटम के लिए Z क्या होता है, Z की वैल्यू मतलब एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, तो Z की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर जब हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हम इसको इमिट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 इंटू 1 अपॉन एन लोअर का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन हायर का स्क्वायर, यही तो है। अब देखिए यहाँ पर RH हम बोथ साइड से काट सकते हैं, जब हम काट देंगे यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। अभी ये 1 की मल्टीप्लाई तो ये भी कुछ नहीं है, मतलब कि हमें अभी क्या आ गया 8/9 इक्वल्स टू 1/n लोअर का स्क्वायर माइनस 1/n हाईएस्ट का स्क्वायर। अभी आपको फॉर्म्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब कि आपको अपने कॉमन सेंस लगाते हुए ये सॉल्व करना है कि अगर आप यहाँ पर n लोअर की वैल्यू क्या पुट करोगे एंड n हायर की वैल्यू क्या पुट करोगे, तो आपको यहाँ पर क्या होगा कि 8/8/9 आपका आंसर आएगा। अभी ऑप्शन से अगर हम पिक करेंगे ये वाला ऑप्शन n इक्वल्स टू 3 टू n इक्वल्स टू 1, मतलब कि एमिशन कहां से कहां हुआ है, n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 3, मतलब यहां से यहां तक एमिशन हुआ है एंड एनर्जी एमिट हुआ है। तो अगर हम ये एमिशन को क्या मतलब कि एज ए कंसिडरेशन लें तो n लोअर क्या है 1, मतलब कि 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस n हायर क्या है 3 है, मतलब कि 3 का स्क्वायर 9 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो 1/1 का स्क्वायर मतलब कि 1 माइनस 1 अपॉन, मतलब कि ये जो 3 का स्क्वायर था ना, ये 3 का स्क्वायर था मतलब कि 1 अपॉन 9। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, आप अगर सॉल्व करोगे तो 9 1 जा 9, तो 9 1 जा 9 मतलब कि 9 माइनस 1 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 9। आ गया ना आपका आंसर, देखो आ गया आपका आंसर। सो मतलब कि आपको बस ये वो जो वैल्यूज हैं n इक्वल टू 9 टू n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 10 टू n इक्वल्स टू 1, n इक्वल टू 2 टू n इक्वल्स टू 1, ये सारे आपको पुट करके देखने थे कि किस कंडीशन में आपका 8 अपॉन 9 आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी के जो कंडीशन में आपका n इक्वल टू 3 से लेकर n इक्वल टू 1 में आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मतलब कि जब आपका n इक्वल टू 3 से लेकर n इक्वल टू 1 तक आपका जो हाइड्रोजन जो एटॉम्स में एमिशन होगा स्पेक्ट्रम का, तब आपका जो वेव नंबर का वैल्यू है वो 8/9 टाइम्स इक्वल होगा रीडवर कांस्टेंट से। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एकदम सा मतलब कि आपका इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। दैट इज द प्रोसेस इन विच मेटल आयंस आर रिड्यूस्ड टू फ्री मेटल्स इज कॉल्ड। मतलब कि कोई एक ऐसा प्रोसेस आप बताइए जहां पर आपका जो मेटल आयंस है या मेटल ऑक्साइड्स भी हैं जो कि आपका फ्री मेटल्स हैं, मतलब कि मेटल आयंस मतलब कि मान लीजिए कि मेटल +3 है, उस वहां से रिडक्शन होकर आपको मेटल मिलेगा। ठीक है, या आप कह सकते हो कि मान लीजिए कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बोल दूं कि मान लीजिए कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बोल दूं दैट इज मेटल ऑक्साइड मतलब कि Na2O। तो Na2O को रिडक्शन होकर आपको Na मिलना चाहिए सोडियम, क्योंकि यहाँ पर Na प्लस है, आपको सोडियम मिलना चाहिए। तो ये कौन से प्रोसेस में पॉसिबल होता है, दैट इज मेटल ऑक्साइड से मेटल या मेटल आयन से आपका मेटल का रिडक्शन कौन से प्रोसेस में आप करते हो, किस प्रोसेस में। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको आंसर याद रखना है, दैट इज स्मेल्टिंग प्रोसेस में आप क्या करते हैं कि मेटल आयंस या मेटल ऑक्साइड से, कंफ्यूज मत होना, मेटल ऑक्साइड को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस मेटल आयंस या मेटल ऑक्साइड से रिड्यूस्ड होकर फ्री मेटल्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 50 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज के सेशन में हमने 25 क्वेश्चंस का काफी अच्छे से डिटेल्ड डिस्कशन किया। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो सेशन आएगा, हमारा जो पार्ट 2 आएगा, वहां पर हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से आपका प्रिपरेशन करते रहिए गाइज। ऑल द बेस्ट।